अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक-ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी, ठीक-ठाक, शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। कितने लोग आए हैं? आज भी देखिए 128 130 लोग हो गए हैं, लेकिन 10 बजे अवाम पूरी नहीं हुई सारी। जी, शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दी में क्या कंप्यूटर चलता नहीं है या ज़ूम नहीं कनेक्ट होता, क्या होता है सर्दी में? आप लोगों ने कौन-सा वो निकल के जाके यूनिवर्सिटी में या कहीं पे लेक्चर लेना है? हुँ, सर्दी का क्या ताल्लुक है 10 बजे ना पहुँचने से? हमारी तरफ गर्मी है, अहमद नज़ीर आप कहाँ पे हैं? आप कौन से कहीं पाकिस्तान में ही हैं? सर्दी सर्दी में सिग्नल वीक हो जाते हैं? अच्छा, ये आप में से ही कोई रिपीट करेगा जी अभी? जिसने अच्छा सा नोट किया हुआ है बताए, वो रिपीट कर देगा। अच्छा, आप मंडे को करेंगी, बाकी बाकी कौन करेगा जी? कौन रिपीट करेगा कल का लेक्चर? बेहतरीन अंदाज़ से कौन रिपीट कर सकता है? नंबर वेरीफ़ाई नहीं हो रहा, वो आपके नंबर पे जस्ट पिन भेजते हैं। आपने वहाँ पे नंबर ठीक नहीं लिखा है, इस तरह का कोई मसला। पिन भेजेंगे आपने, वो पिन वहाँ एंटर करनी है, वेरीफ़ाई हो जाएगा। अम्माद हसन कहीं से भी मिल सकते हैं भैया आपकी वो तो डिपेंड करता है आप एफर्ट कहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ पे करेंगे वहाँ से मिल जाएँगे। गिग बनाना अब आपको देखना पड़ेगा नोट्स चेक करें और लेक्चर्स वीडियोज़ वगैरह भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने अपलोड की हैं ग्रुप में, उनको देख के फिर अगर आप मिस हो गया आपका वहाँ से देख लें। 1 ईयर का प्रोसेस है सर, फिर इंडिविजुअल अकाउंट कैसे ओपन करें? क्रेडिट कार्ड के लिए 1 ईयर का प्रोसेस है? नहीं भई क्रेडिट कार्ड आपको किसने कहा है आपको चाहिए? आपको डेबिट कार्ड चाहिए बैंक का, डेबिट कार्ड से आप उसको कर देंगे। और क्रेडिट कार्ड का 1 ईयर का प्रोसेस कोई नहीं होता, वो तो क्रेडिट कार्ड वाले तो एक दफ़ा आप किसी एक बैंक वाले को कह दें सही कि मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो पीछे पड़ जाते हैं और वो सारे बैंक्स वालों को भी पता लग जाता है, वो सारे बैंक्स वाले आपको कॉल कर के जान खा लेते हैं आपकी। लाइट चली गई बस अच्छा फरीदा नौरीन नहीं भई इस तरह से नहीं हो सकता कि सारे लेक्चर्स के पॉइंट्स हम रिपीट कर दें। पॉसिबल नहीं होगा, आपको समझ भी नहीं आएगी ना इस तरह अगर समरी देंगे। तो बेहतर ये है कि ग्रुप में नोट्स लोगों ने शेयर किए हुए हैं, आप उनको देखें और जहाँ पे आपको समझ नहीं आती है, आप ग्रुप में पोस्ट करें, वहाँ पे आपको उसका आंसर मिलेगा। ग्रुप
2 में अच्छा शुमाइला ने एक वीडियो बनाई थी, उन्होंने शेयर की थी, पता नहीं ग्रुप 1 में की थी या 2 में की थी। तो उसको दूसरे ग्रुप में भी कर देते हैं। वो जो वीडियो थी शायद कि विदाउट टेस्ट कैसे किक करते हैं पब्लिश, मेरे ख़्याल उसके बारे में थी। तो वो मैं देखता हूँ उसके मैं ग्रुप दूसरे ग्रुप में भी किस तरह से शेयर कर सकता हूँ। आपको 1 ईयर के लिए अकाउंट ओपन हो, इसमें अमाउंट हो, देन आपको क्रेडिट कार्ड इश्यू किया जाएगा। आप डेबिट कार्ड ले लें उसमें, उसको छोड़ दें। वीडियो जो आपने कहा था सर, ये 2 ग्रुप है ना, अब 2 ग्रुप के लोग जो हैं वो इस क्लास में होते हैं। ग्रुप 1 और 2 के, जिस तरह आपका एक फ़ेसबुक का ग्रुप बना हुआ है ना, इसी तरह एक और फ़ेसबुक का ग्रुप बना हुआ है। तो उन दोनों ग्रुप्स के लोग इस एक ही क्लास में होते हैं। ये ग्रुप 2 में शेयर कर दें। अच्छा ग्रुप 1 में शेयर हुई होगी, उसको मैं ग्रुप 2 में शेयर कर देता हूँ। नोट्स दोनों ग्रुप्स में होते हैं, दोनों ग्रुप्स के स्टूडेंट्स करते हैं अपलोड नोट्स ना, वो दोनों ग्रुप्स में मिलेंगे आपको। अच्छा है कोई बंदा कल का लेक्चर रिपीट करने वाला? कोई भी नहीं है? कहाँ थे आप सब लोग सारे? हुँ, सब डिस्कशन है पीछे तो। वही वो वो फ़ेसबुक ग्रुप भी उसी तरह का है ना, व्हाट्सएप ग्रुप की तरह का ही है, सब कुछ होता है उधर। ठीक है, डिटेल में असल में पोस्ट होती हैं और सारा कुछ होता है वहाँ पे, आप इज़िली पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, कोई भी नहीं है कल के लेक्चर को रिपीट करने वाला? कल पता नहीं आप लोगों को नींद आ रही थी, सर्दी ज़्यादा थी, क्या था? हुँ, हालाँकि मुश्किल चीज़ तो आई थिंक कोई भी नहीं थी कल के लेक्चर में। अच्छा ये मुझे प्रोडक्ट किसी ने भेजी थी, मुझे अब नाम नहीं याद है, किसने भेजी थी? कोस्टर्स, ये किसने भेजी थी? मुझे याद करवा दो। टेबल कोस्टर्स भेजी थी किसी ने। अच्छा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं अभी इसके बाद। चलें, जिसने भेजी थी उन्होंने कीवर्ड दिया था लेदर कोस्टर्स का। अच्छा, ये जब आप देखते हैं ना कि लेदर कोस्टर्स और इसका सर्च वॉल्यूम था 2800 के करीब, ठीक है? 2800 ये इसका सर्च वॉल्यूम था। अब आप जब इसी कीवर्ड को एक मैग्नेट में डालते हैं और आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड और कौन-कौन से कीवर्ड्स हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप आ जाएँ, ये तो अब सारे बीच में इर्रेलेवेंट कीवर्ड्स भी आएँगे, मतलब बड़े कीवर्ड्स हैं, कॉफ़ी टेबल, होम डेकोर ये बड़े कीवर्ड्स हैं और इतने ज़्यादा लेंथ नहीं है इससे। लेकिन यहाँ पे नीचे जब आप आते हैं तो आपको मिलता है अ, वुड कोस्टर्स, ठीक है? कोस्टर होल्डर, कोस्टर सेट, ठीक है? इसका 8000 है सर्च वॉल्यूम। कोस्टर्स फॉर वुडन टेबल इसका 7000 है। उसके बाद एब्ज़ॉर्बेंट कोस्टर्स इसका 6700 है, ठीक है? और मार्बल तो नहीं होगा, सेरामिक भी नहीं आप करेंगे तो। कोस्टर्स विद होल्डर इसका 5000 है, ठीक है? तो वो ज़रूरी नहीं कि अगर आपको एक कीवर्ड के ऊपर रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका 2800 आपको इस पे सर्च वॉल्यूम मिल रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रोडक्ट जो है वो फ़ज़ूल है या वो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं की जा सकती या उसके अंदर मसला है, ठीक है? आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि आप उसी कीवर्ड को मैग्नेट में डाल के उस दूसरे कीवर्ड ढूँढते हैं उससे रिलेटेड
और वो हाईली रेलेवेंट होने चाहिए, ठीक है? मतलब इस तरह से रेलेवेंट होने चाहिए कि आप समझे कि वो सिनोनिमी हो उस कीवर्ड के, ठीक है? जैसे ये कोस्टर होल्डर है और कोस्टर ड्रिंक कोस्टर्स, ठीक है? कोस्टर्स फॉर वुडन टेबल। और अब ये इन इन कीवर्ड्स के इन जो सर्च वॉल्यूम है अच्छे हैं, 8000 है, 7000 है, ठीक है? किसी का 12000 है, 10000 है, जो कि रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं। अब ये टॉप वाले तो आपने छोड़ देना है, होम डेकोर, कॉफी टेबल, किचन मैट, ये तो रेलेवेंट नहीं है नाम से, ठीक है? लेकिन जिसके साथ पोस्टर्स आ रहा है वो आपसे रेलेवेंट है, आप उन कीवर्ड को देख के उसके ऊपर एक्सरे रन करके उसको चेक कर लो, ठीक है? अमेज़न चॉइस जो ये मैंने बताया था एक दफ़ा पहले भी आप लोगों ने पूछा था, कि एक प्रोडक्ट की जब अच्छी सेल्स आ रही होती हैं, सेल्स वॉल्यूम उसका अच्छा होता है कैटेगरी के अंदर, तो उसको अमेज़न जो है वो अमेज़न चॉइस का बैच देता है, ठीक है? तो इस कीवर्ड के ऊपर जो प्रोडक्ट है उसको अमेज़न चॉइस का बैच लगा हुआ है, इसलिए वो कीवर्ड को भी उन्होंने अमेज़न चॉइस का वहाँ पे हीलियम, ये देखें, ये अमेज़न चॉइस की है एक, उसके बाद और भी कोई आ जाएगा उसके ऊपर। जैसे दराज़ में होता है ना, दराज़ में आपने देखा होगा कि फ्लैश प्रोडक्ट्स आ रही हैं, फ्लैश प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं। तो फ्लैश प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, वो भी उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लिया हुआ है कि एक एक सर्टेन सेल्स वॉल्यूम जब मेंटेन रहता है एक सर्टेन टाइम के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहें कि भई 10 दिन तक मिनिमम एक प्रोडक्ट के जब 50 यूनिट सेल होते हैं, 10 दिन तक मिनिमम 50 यूनिट, उसके रोज़ 50 यूनिट सेल हो रहे हैं, 50 से नीचे नहीं हो रहे, तो उसको वो फ्लैश सेल के अंदर डाल देते हैं, ठीक है? ये एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, एग्ज़ैक्ट मुझे नहीं पता उसका वो क्या है मैकेनिज़्म। इसी तरह अमेज़न चॉइस होती है। हाँ जी, वीकेंड पे हम अपलोड कर दिया करें ताकि पूरा हफ़्ता कोई भी ना आए, और वीकेंड पे आप वहाँ से वीडियो देख लें और उसके बाद आपको समझ भी नहीं आएगी वीडियोज़ की। हुँ। अच्छा, हम आज फ्राइडे है भई, आज तो टाइम थोड़ा-सा है। अभी तो आप पूछ सकते हैं ना भैया, पूछिए, आपको जो समझ नहीं आ रही आप पूछिए, यहाँ पे मैसेज करेंगे मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे बताएँ, जब कोई 3-4 लोगों ने कह दिया हो कि मुझे समझ नहीं आ रही और मैं आगे चला हूँ, ऐसा हुआ किसी दिन? आप लोगों ने कहा हो कि हमें समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, और मैंने दौड़ लगाई हो आगे की तरफ। नहीं, ये सना आपको क्यों ये रोज़ लगता है कि मैं गुस्से में हूँ? मैं तो बिल्कुल भी गुस्सा करने वाला बंदा हूँ ही नहीं। अच्छा जी। अ, हमारे ये इंकोटर्म्स हो गए थे, शिपिंग लेवल भी हो गए थे। मंडे का टॉपिक क्या होगा? प्लीज़ वीक के टॉपिक्स बता दिया करें। भई इस वीक का आपको बता दिया था, सोर्सिंग हम करेंगे सारी, और मंडे से इंशाल्लाह प्रोडक्ट लिस्टिंग, जो है लिस्टिंग किस तरह से बनानी है हमने, क्योंकि आपने जब प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं, अकाउंट बना लेते हैं और सोर्सिंग कर लेते हैं, तो अगला काम फ़ौरन आपका होता है लिस्टिंग जनरेट करना। तो लिस्टिंग किस तरह से बनानी है और उसको ऑप्टिमाइज़ किस तरह से करना है, नेक्स्ट वीक में हम वो देख रहे होंगे इंशाल्लाह। उसकी वीडियो आई है समरीन, उसकी वीडियो शेयर की है, जाफ़र ने ग्रुप में की है। पता नहीं अब आपके ग्रुप में नहीं होगी, ये बड़ा मसला है कि एक ग्रुप में आती है, दूसरे में नहीं होता कुछ। उसको चले, मैं इस तरह की चीज़ें ना, मैं इसका कोई हल निकालता हूँ। फीवर रिव्यू दे दें, कल का लेक्चर रिपीट कर दें। अच्छा हाँ, कल का लेक्चर मैं कर देता हूँ, एक 1 मिनट रिपीट कर देता हूँ। विदाउट एक्सपीरियंस पोर्टफोलियो कैसे बनेगा? भई ये भी बताया हुआ है हमने, किरण, विदाउट एक्सपीरियंस आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा।
अपने सोशल मीडिया से, अपने सर्कल से, लोगों के साथ इंटरेक्ट करके लोगों का काम करना पड़ेगा, फ्री में काम करना पड़ेगा। थोड़ा-सा इस तरह से आप एफर्ट करेंगे, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस बनेगा। कंबाइन अब ये उसमें कोई इश्यू होगा ना मैनेज करने का। पीआईटीबी की तरफ से उनकी शायद लिमिट है कि 400 450 हमारी ना कि इतने तक ग्रुप हम बनाते हैं। तो इस वजह से उसको वो कंबाइन नहीं किया हुआ। अच्छा 1 मिनट मैं आपको रिवाइज़ कर देता हूँ, कल हमने क्या-क्या चीज़ें देखी थी। ये तो पुरानी चीज़ है, पुराना है। यहाँ से स्टार्ट किया था। अच्छा एक सैंपल आपको बता दिया था कि सैंपल आपने 3 मँगवाने हैं, 3 सैंपल्स मँगवाने हैं और 1 सैंपल आपने मँगवाना है अमेज़न से अपने कॉम्पिटिटर का। जिसको आप कम्पीट करने जा रहे हैं, जिस लिस्टिंग को जिसके साथ कॉम्पिटिशन होगा आपका, 1 सैंपल अमेज़न से, यूएस या यूके से उसका मँगवाना है, 3 सैंपल आपने मँगवाने हैं चाइना से। ये चारों सैंपल आएँगे पाकिस्तान में आपके पास और फिर आपने इनको एक तो कंपेयर कर लेना है, इन 3 सैंपल में से जो बेस्ट है वो डिसाइड कर लेना है और फिर जो अमेज़न का है सैंपल आपके कॉम्पिटिटर का आया, आपने देखना है कि उसमें आपने इम्प्रूवमेंट किस तरह से करनी है। आपने पैकेजिंग कैसे इम्प्रूव करनी है, प्रोडक्ट में किस तरह से इम्प्रूवमेंट करनी है और इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है, ये आपको कैसे पता चलेगा? इम्प्रूवमेंट मुझे बताएँ, आपको कैसे पता चलेगा क्या इम्प्रूव करना है? हुँ। बताएँ जी, कैसे पता चलेगा प्रोडक्ट में इम्प्रूव क्या करना है हमने? कॉम्पिटिटर का हमने सैंपल मँगवा लिया है। रिव्यूज़ देखिए, जी, जी, बिल्कुल, रिव्यूज़ देखेंगे सारे कॉम्पिटिटर्स के, सारे नेगेटिव रिव्यूज़ पढ़ेंगे, सारे पॉज़िटिव रिव्यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है? जो-जो नेगेटिव चीज़ें हैं, वो अपनी जो प्रोडक्ट हमने मँगवानी है, बनवानी है चाइना से, उसमें से निकाल देंगे और जो-जो अच्छी चीज़ें हैं, उसकी उसको हम रिटेन करेंगे वहाँ पे, ठीक है? जैसे हमने बेकिंग ट्रे वाली एग्ज़ाम्पल में देखा था कि उसका जो मटेरियल था, उसको रस्ट लग रहा था, उसकी वज़ह से उसके बर्तन खराब हो रहे थे और उसका नॉन स्टिक कोई इतनी अच्छी टाइप का नहीं था। तो ये चीज़ें हमने इंश्योर करनी है कि वो रस्ट लग रहा है, उसका डिज़ाइन इस तरह का उसको चेंज कर लें कि रस्ट वहाँ पे जमा ना हो और नॉन स्टिक जो है वो अच्छी चीज़ का बनवाएँ, कार्बन स्टील मटेरियल है, उसको ज़ंग नहीं लगता, हम कार्बन स्टील मटेरियल ही बनवाएँ, ठीक है? ये चीज़ें उससे हम इंश्योर करते हैं। अच्छा उसके बाद अलीबाबा पे हमने किस तरह से नेगोशिएट करना है सप्लायर से ये डिटेल में ये स्लाइड्स मैं आपको दे दूँगा। इसमें ना थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा हैं। ये मैं लेक्चर के बाद अपलोड कर देता हूँ उसके अंदर, ठीक है? तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। शो देम रिस्पेक्ट डीप डीप क्वेश्चंस करने हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सैंपल उससे लेना है और प्रिटेंड यू आर नॉट द डिसीजन मेकर, डोंट गिव अवे योर वीकनेस, कंसिडर द सप्लायर्स मार्जिन, ये सब चीज़ें हमने उससे नेगोशिएट करते हुए ध्यान में रखनी है, ठीक है? इसके बाद ये इंकोटर्म्स आपको बताई थी कि इंकोटर्म्स क्या-क्या हैं। इन इंकोटर्म्स में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है डीडीपी, जिसके ऊपर हम काम करते हैं, ड्यूटी डिलीवरी पेड। इसमें सब कुछ जो है वो सेलर की ज़िम्मेदारी है, जिसे हम स्टॉक ले रहे हैं, सप्लायर की ज़िम्मेदारी है और जस्ट अनलोडिंग एट डेस्टिनेशन जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी है। मतलब वो भी आप समझ लें कि वो भी आपने नहीं करना, वो ऑटोमैटिकली वो अरेंज हो जाता है। इसमें सब कुछ अमेज़न के वेयरहाउस तक चीज़ को पहुँचाने की सप्लायर की ज़िम्मेदारी है, ठीक है? और इसके अंदर आपको ऑलरेडी सप्लायर से पहले बात करनी पड़ती है कि आप डीटीपी रेट दें हमें और आपने डीटीपी इंश्योर करनी है। अगर वो कहे कि हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते, हम सिर्फ़ एक्स वर्क्स करते हैं या एफएएस करते हैं, ठीक है? तो ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए ना, आप सप्लायर आपको कह रहा हो नहीं भई हम एफओबी करेंगे, हम डीटीपी नहीं करते। आप परेशान हो जाएँगे, एफओबी क्या है? तो फिर आपने इसको निकाल के खोल के देख लेना है, या आपको पता हो कि एफओबी क्या होता है, कि वो आपको फ्रेट ऑन बोर्ड कर देगा, आपके जो पोर्ट है, पोर्ट तक पहुँचा देगा, चाइना की पोर्ट तक। चाइना की पोर्ट से आगे आपका काम है सारा, ठीक है? तो उसके लिए हमें फिर फ्रेट फॉरवर्डर चाहिए। फ्रेट फॉरवर्डर हम उसको ढूँढेंगे अलीबाबा से और फ्रेट फॉरवर्डर के साथ बात करके हम इसके फ्रेट फॉरवर्डर के वेयरहाउस में स्टॉक को पहुँचा देंगे, ठीक है? आगे फिर अमेज़न तक पहुँचाना उसकी ज़िम्मेदारी होगी।
अच्छा, शिपिंग लेबल्स आपको बता दिए थे। शिपिंग लेबल में आपने कंफ्यूज नहीं होना। शिपिंग लेबल हम दोबारा भी बनवाएंगे, होलसेल में भी बनाएंगे। और जो लिस्टिंग क्रिएशन है, लिस्टिंग क्रिएशन के बाद, लिस्टिंग क्रिएशन में होलसेल में काफ़ी आपको क्लियर हो जाएगा। होलसेल में लेबल्स आपको, और जो डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट की शिपमेंट क्रिएशन है, वो डिटेल में करेंगे। अच्छा, ये मैं शेयर कर दूंगा ना भाई, ये वाली स्लाइड मैंने आपको बताया, यही स्लाइड मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाए यहाँ पर। और क्या है, शिपमेंट लेबल रिक्वायरमेंट, ये सब मैंने आपको उसमें करके दिखा दिया था। ठीक है कि आप दो तरह के हमें लेबल्स मिलते हैं। एक एफएनएस के यू लेबल मिलते हैं और एक शिपिंग लेबल मिलते हैं। एफएनएस के यू लेबल जो है वो आपकी हर एक प्रोडक्ट के ऊपर लगता है, और शिपिंग लेबल जो है वो आपके कार्टन्स के ऊपर लगता है। ठीक है। ये एफएनएस की यू और उसके बारे में बताया हुआ है। अच्छा, जीटीएन, जीटीएन देख लें जी। अब ये क्या होता है? ये नई चीज़ है, हमने कल नहीं की थी। पीएल होलसेल में सोर्सिंग डिफरेंट होती है, लेकिन और लिस्टिंग, हाँ लिस्टिंग भी डिफरेंट होती है। पीएल और होलसेल में दोनों में सोर्सिंग और लिस्टिंग डिफरेंट। वहाँ पे सोर्सिंग हम सप्लायर जो विद इन यूके या यूएस जो सप्लायर है उससे कर रहे होते हैं। अच्छा जी, जीटीआईएन नंबर ये क्या है? ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर। ठीक है, ये ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर जो है वो हर एक आइटम का डिफरेंट होता है। ठीक है, ये हर एक आइटम का डिफरेंट होता है। ये क्या है जीटीआईएन? ये कॉम्बिनेशन ऑफ जीएस1 यूएस इशूड कंपनी प्रीफिक्स नंबर्स एंड अ यूनिक प्रोडक्ट नंबर। ठीक है, प्लस अ चेक डिजिट दैट हेल्प्स टू इंश्योर द जीटीआईएन इज क्रिएटेड करेक्टली। अब जीटीआईएन जो है इसकी दो टाइप्स हैं आगे। एक यूपीसी है, यूनिक प्रोडक्ट कोड्स, और एक है आपका ईएन, यूरोपियन आर्टिकल नंबर्स। इन दोनों को आप जीटीआईएन कहते हैं। ठीक है, जीटीआईएन कोई अलग चीज नहीं है। जीटीआईएन की दो आगे टाइप्स हैं, एक यूपीसी है और एक ईएएन है, यूरोपियन आर्टिकल नंबर। अच्छा, अब इसके अंदर एक प्रोडक्ट है हमारी, फॉर एग्जांपल टी शर्ट है। अब टी शर्ट को एक हमें यूपीसी लगाना पड़ेगा। ठीक है, यूपीसी नंबर क्या है? मतलब है कि इसको यूनिक बारकोड नंबर हमें देना पड़ेगा, जो कि इंटरनेशनली आइडेंटिफाइड होगा। ठीक है, एक बारकोड नंबर उसको हम देंगे उस प्रोडक्ट को। अब उस प्रोडक्ट की जो डिफरेंट वेरिएशंस होंगी, उन सब का बारकोड भी डिफरेंट होगा, यूनिक होगा। एक ही यूपीसी जो है वो आप डिफरेंट वेरिएशंस को नहीं देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी एक टी शर्ट है और उसकी वेरिएशंस बन जाती हैं कोई 20 के करीब, डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट साइजेस हैं। तो आप 20 यूपीसी कोड्स परचेज करेंगे और उसको लगाएंगे। ठीक है, उसके अलावा GTIN along with the UPC code can be used anywhere in the world. GS1 is the only official global provider of GS1 GTINs and EAN and UPC barcodes. अब ये आपको EAN नंबर और UPC बारकोड्स मिलेंगे कहाँ से? ये आपको GS1 की वेबसाइट से मिलेंगे। ठीक है, GS1 क्या है? इसका ग्लोबल ऑफिशियल प्रोवाइडर है आपके EAN और UPC कोड्स का। यूपीसी कोड जो है वो ओरिजिनल फॉर्मेट है प्रोडक्ट बारकोड्स का। इसमें ये दो टाइप के नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नंबर होते हैं।
सिंबल आईडी, ये एक सिंबल आईडी है, कैपेसिटी इसकी 12 न्यूमेरिक है। और ये इतनी डिटेल में मेरे ख्याल इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। UPC barcodes are currently the primary barcodes used within the US and Canada, although other countries can scan and read UPC codes. Most countries outside of the US and Canada use ENs। ठीक है, ये फर्क है इसके अंदर सिर्फ कि यूएस और कनाडा के अंदर आपके यूपीसी कोड्स यूज होते हैं मोस्टली, और आउटसाइड द यूएस कनाडा आपके ईएन कोड्स यूज होते हैं। लेकिन आप कोई भी एक कोड इसमें लेके आप यूज कर सकते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, उसमें ये मसला नहीं है कि आपका अगर यूपीसी है तो वो आप यूरोप में यूज नहीं कर सकते, ईएन है तो आप यूएस में यूज नहीं कर सकते। क्या हर प्रोडक्ट पर 2 बार कोड लगेंगे? एक तो अमेजोन देता है जो कल डाउनलोड किया था, और दूसरा यूपीसी। अच्छा, ये मैं बताता हूँ, यूपीसी आपको कहाँ चाहिए होता है? यूपीसी आपको चाहिए होता है लिस्टिंग क्रिएट करते वक्त। जो आप लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो अमेज़न आपसे पूछता है कि मुझे इस प्रोडक्ट की आप आइडेंटिटी दें। ठीक है, इस प्रोडक्ट की आइडेंटिटी क्या है? ठीक है, तो वहाँ पे आपको यूपीसी बारकोड वहाँ पे देना पड़ेगा। और ये जस्ट लिस्टिंग क्रिएट करने में, सिर्फ आपको लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए चाहिए होता है। इसका एक्चुअल जो प्रोडक्ट के कोड्स हैं और प्रोडक्ट से कोई ताल्लुक नहीं। प्रोडक्ट की प्रिंटिंग के ऊपर इसका कोई ताल्लुक नहीं है, पैकेजिंग के ऊपर इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये जस्ट आपको लिस्टिंग क्रिएट करते वक़्त आपको यूपीसी वहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है? क्यू कोड नहीं लगा सकते। नहीं, अमेज़न जो है वो यूपीसी एएन वही एक्सेप्ट करता है ना। बट ये प्रोडक्ट पे तो आपने लगाना ही नहीं। प्रोडक्ट पे आपने एफएनएसक्यू लेबल लगाना है। ठीक है? प्रोडक्ट पे आपने एफएनएसक्यू लेबल लगाना है। प्रोडक्ट पे यूपीसी कोड नहीं लगना। और प्रोडक्ट के कार्टन के ऊपर जो आपका वो शिपिंग लेबल है वो लगना है। ये 2 लेबल आपके वहाँ लगने हैं। और यूपीसी कोड सिर्फ हमें चाहिए होगा लिस्टिंग क्रिएट करते वक़्त। ठीक है? ये सिर्फ लिस्टिंग क्रिएट करते वक़्त चाहिए हमें यूपीसी कोड। ये मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से। अच्छा, इसी तरह ये ईएन है, यूरोपियन आर्टिकल नंबर, or also called International Article Number or IANs, are GS1 issued barcodes that include company prefixes at the beginning of the numeric GTIN. Two primary forms of ENs are popular among the Amazon sellers, EN13 and EN8, which encode a GTIN13 and GTIN8 respectively. Like UPC code, ENs don't necessarily identify the country where the product was made. ठीक है? ईएन और ये आपका जो यूपीएससी कोड है, ये एक ही चीज़ है, इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है? एक है यूरोपियन आर्टिकल नंबर, एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है, ठीक है? अच्छा, मैं आपको एक मिनट दिखा दूँ जीएस1, ये आपने परचेज़ कहाँ से करना है? ये हर प्रोडक्ट पे लगना है, भाई जो भी प्रोडक्ट आपने अपनी लॉन्च करनी है, उसका आपको यूपीसी कोड वहाँ पे लिस्टिंग में डालना पड़ेगा। प्रोडक्ट के बारकोड को यूपीसी नहीं कहते, जो प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड लगा होगा वो एफएनएसक्यू की लेबल लगेगा। वैसे आप कह सकते हैं कि नॉर्मली आपको जो मार्केट में प्रोडक्ट्स मिलती हैं, आप उसको जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, आप कह सकते हैं वो यूपीसी कोड उसके ऊपर शायद लगे होंगे, ठीक है? अदरवाइज़ जो हमने जो प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट करना है, हमने एफएनएसक्यू लेबल लगाने हैं, प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग होगी उसके ऊपर। हाँ, ये अजीब है इसकी प्राइसेस का ना। यूपीसी कोड्स, जीएस1 डालना है भाई, जीएस2 आ गया। अच्छा जी, ये है GS1.org, ये वेबसाइट है जहाँ से आप परचेज करते हैं। गेट अ GS1 बारकोड,
लोकेशन कहाँ पे है आपको चाहिए, जहाँ पे आप लॉन्च कर रहे हैं वहाँ पे आपको चाहिए। ठीक है, आप वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चेंज भी नहीं हो रहा। अब यहाँ पे हम ढूंढते फिर हैं यूनाइटेड स्टेट्स की तरह। PQRSTU, हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स कर लेते हैं जी। ठीक है, गेट बार कोड। जी, FNSQ लेवल हम सप्लायर को दे देंगे, वो लगा देगा, लेकिन हम प्रिंट करेंगे अपने सेलर सेंट्रल से, फिर उसको देंगे। अच्छा, एस्टिमेट जी, बारकोड कितने चाहिए आपको? वो कह रहा है कि आप के जितने साइजेस हैं, जितने कलर्स हैं, जितने स्टाइल्स हैं, सबको मल्टीप्लाई करें, इतने बारकोड चाहिए आपको। मतलब वेरिएशंस का आपने चेक कर लेना है। फॉर एग्जांपल मेरी अगर शर्ट जो है वो उसके 3 साइज़ हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, और उसके 3 कलर हैं, ब्लैक, पिंक, व्हाइट। तो ये तीनों कलर्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे साइज़ से, ठीक है? तो वो 3 टाइम्स 3 आपका 9 बन जाएगा, आपको 9 बारकोड चाहिए होंगे, ठीक है? ये इनके रेट्स हैं जी। नंबर ऑफ आइटम्स नीडिंग द बारकोड जीटीए, ये 10 जो हैं वो आपको $250 के मिलेंगे, 100 जो है आपको $750 के मिलेंगे, और 1000 जो है आपको 2500 के मिलेंगे। ठीक है जी। ये जी इस फ़ोन से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन अब यही बाय करने पड़ेंगे। पहले होता था हम दूसरे बाय बाय कर लेते, नेशन वाइड बारकोड से करते थे, और वेबसाइट्स थी वहाँ से कर लेते थे। लेकिन अभी अमेज़न ने तंग करना स्टार्ट कर दिया है। वो यूपीसी बारकोड्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा काफ़ी लोगों के। तो इसीलिए फिर अभी बेहतर है कि आप लोग GS1 से ही बाय करें। 10 बारकोड जो हैं वो ये 250 के यहाँ पे मिल रहे हैं। इसमें ये हो सकता है कि आप इसको कंबाइन भी कर सकते हैं किसी के साथ, ठीक है? काफ़ी लोगों ने लोग कंबाइन कर लेते हैं। अब जैसे 100 बारकोड परचेज़ कर लिए मैंने, तो 100 तो मेरे किसी काम के नहीं है, मुझे कितने चाहिए? मुझे 12-15 चाहिए, तो बाकी जो है वो मेरे लिए फ़र्क है। इस तरह से भी किसी को ढूँढ के उसके साथ परचेज़ किया जा सकता है। अच्छा जी, FBA के लिए भी कोड चाहिए। ये मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, इधर ही आप इसको सेव कर लें जी अपने पास। अच्छा, FBA क्या था क्वेश्चन? FBA के लिए भी ये कोड चाहिए। हाँ जी, FBA जब भी प्रोडक्ट आपने करनी है, जब उसकी लिस्टिंग आपने क्रिएट करनी है, वहाँ पे आपको ये कोड चाहिए लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए। प्रोडक्ट्स हैं, उतने यूपीसी बारकोड परचेज़ करने पड़ेंगे। हाँ जी, जितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं और उनकी जितनी वेरिएशंस हैं, उतने आपको बारकोड परचेज़ करने पड़ेंगे। नहीं, आप अपने जनरेट नहीं कर सकते, आपको यहाँ से लेने पड़ेंगे। जी, जी, FBA के लिए भी लेने पड़ेंगे। अच्छा, ये हो गया जी आइडिया आपको कि बारकोड ये किस तरह से मिलते हैं, ठीक है? ये इस तरह के नंबर्स आपको बेसिकली मिलेंगे। मैं देखता हूँ मेरे पास पड़ी भी होगी फ़ाइल ना बारकोड्स की।
हाँ जी, क्लाइंट की लिस्टिंग क्रिएट करेंगे तो वही देगा ना आपको। यूपीसी बारकोड वही आपको या परचेज़ करके देगा, अगर उसको नहीं पता तो आप उसको खुद परचेज़ कर देंगे। ये देखिए जी, ये परचेज़ किए हुए हैं ये मुझे एक जो आपका यूपीसी होता है, उसके साथ जस्ट ज़ीरो लगाते हैं ना स्टार्ट में, तो वो ईएएन नंबर बन जाता है, ठीक है? ये एक बारकोड है, ये बेसिकली यूपीसी है और इसके साथ ज़ीरो आगे लगाएँगे तो वो ईएएन नंबर बन जाता है, ठीक है? ये यूपीसी है और ये ईएएन नंबर है। तो ये इस तरह से लिस्ट आपको मिलेगी। ये कितने पड़े होंगे मेरे पास? 101 100 परचेज़ किए थे जी, ठीक है? ये इस तरह से आपको ये नज़र आएँगे। अच्छा, अब अगला स्टेप क्या है आपका? यूपीसी बारकोड ले लिया आपने? वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या क्वेश्चन है आपका? आप लिखते हैं। सर मैं ज़रा देर से अच्छा, एवरी एसक्यू इन मार्केट हैव अ स्पेसिफिक बारकोड। हाँ जी, बिल्कुल, बारकोड तो वो होता है। प्राइस एंड सब प्राइस यूपीसी एंड बारकोड वो मैंने बता दी ना आपको प्राइस क्या है जीएस1 के ऊपर। जीएस1 के ऊपर यहाँ पे मैंने प्राइस आपको बता दी है कि ये आपको पेन जो है वो $250 के मिल रहे हैं। इसकी एनुअल रिन्यूअल फी भी होती है और ये एनुअल रिन्यूअल फी है इसकी, ठीक है? 100 आपको 750 के मिल रहे हैं, 1000 आपको $2500 के मिल रहे हैं। कोड की एक्सपायर डेट नहीं होती। आपको रीन्यू होता है ना, हर साल रीन्यू हो जाता है। 1 मिनट ये सही का शुमाइला का क्या है इनका कोई इश्यू है? हाँ जी, बताइएगा जी आपको अनम्यूट किया मैंने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, जी। सर मेरा एक क्लाइंट है, मुझे क्विक कंसर्न चाहिए था। रात में मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर रही थी लेकिन सॉरी वो हुँ, हुँ। बात नहीं हो पाई। सर हुँ, हुँ। एक्चुअली क्लाइंट का बीपीसी रन करना है मैंने, लेकिन प्रॉब्लम ये है क्लाइंट ये जानना चाह रहा है कि जब वो उसके प्रोडक्ट जो है ना, मतलब उसकी लिस्टिंग इनएक्टिव है लेकिन उसके प्रोडक्ट जो है वो एक्टिव शो हो रहे हैं, ऐड टू कार्ट बटन भी शो हो रहा है। उसकी क्या रीज़न होती है कि आपकी लिस्टिंग इनएक्टिव है लेकिन आपका प्रोडक्ट भी एक्टिव शो हो रहा है और उसका कार्ट को ऐड वाला ऑप्शन भी तो वो वर्किंग में फंक्शनल है वो भी। उसको बाय नाउ करके देखा वहाँ पे आ रही है आपकी जो बाय हो रहा है वहाँ से या नहीं हो रहा? आपको देखा था मैंने शायद किया भी था आंसर उसका आउट ऑफ स्टॉक है वहाँ इन्वेंटरी चेक करें उसकी। इन्वेंटरी में देखिए वहाँ पे ये फिज़िकल प्रोडक्ट है या डिजिटल प्रोडक्ट है? सर डिजिटल प्रोडक्ट है और सर लेकिन अगर वो इन्वेंट्री का इशू होता फिर तो इन्वेंट्री वहाँ पे इनएक्टिव आना था तो फिर आगे प्रोडक्ट भी नहीं शो होने थे ना, हुँ, उसके जो हुँ। आगे लिंक शो करवाते हैं उसके ऊपर प्रोडक्ट तो वहाँ पे एक्टिव शो आ रहे हैं कि प्रोडक्ट चलिए इसका वहाँ। लिंक भेजिएगा मुझे, मैं उसको देख के बताऊँगा, ठीक है? हाँ जी सर, लिंक मुझे भेज थैंक यू दीजिए। सो मच। अच्छा जी, ये आपको पता चल गया प्राइसेज़ का। अच्छा, अब देखते हैं कि हमने लिस्टिंग जनरेट कर ली, यूपीसी बारकोड ले लिया और सोर्सिंग हो गई, सब कुछ हो गया, तो हमने अब क्या करना है, हमने क्वालिटी इंस्पेक्शन करवानी है, जो हमारा स्टॉक तैयार होगा, वहाँ पे उसकी क्वालिटी इंस्पेक्शन करवानी है, ठीक है? तो ये चीज़ आपने पहले बता देनी है सप्लायर को इनिशियल नेगोशिएशन के दौरान ही रेट फाइनल करते हुए, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने उनसे बात कर लेनी है कि हम जो है वो इंस्पेक्शन करवाएँगे। 1 मिनट जी, आप अभी यूपीसी बारकोड पे ही फँसे हुए हैं। कोड्स 500 लेने हों तो क्योंकि यहाँ 500 का तो ऑप्शन नहीं है। भई 500 कोड आपने क्या करने हैं? 500 तो इतनी ज़्यादा आपने लॉन्चेस प्रोडक्ट्स एक दफ़ा लॉन्च कर देनी है। हुँ, 500 की वो आप 1000 वाला ले लेना फिर। आपको 500 की ज़रूरत पड़ गई है तो बाकी 500 भी इस्तेमाल हो ही जाएँगे। हुँ, हमें तो 10
15-20। अच्छा, इन्वेस्टर एलोन मस्क इन्वेस्टर तो नहीं। नहीं लग रहा है जी, इस तरह के लग रहा है कोई इन्वेस्टर इनको हैवी मिल गया है, या ये खुद इन्वेस्टर हैं या इनके पास बहुत कोई हैवी मिल गया। अच्छा। उन्होंने भी वो कह रही हैं आगे महंगे हो जाएंगे तो अभी परचेज करके रख लें। वो प्लॉट है ना, वो अभी ले लेंगे तो महंगा बिकेगा फिर आगे। अच्छा, इंस्पेक्शन आपने पहले बता देना है ताकि रेट आपको वो उस हिसाब से दे। ये ना हो कि बाद में आप उसको सारा कुछ डन करने के बाद आप उसको कहेंगे मैं तो टीम भेज रहा हूँ इंस्पेक्शन की, और वो परेशान हो जाए और उसके बाद आपको तंग करना शुरू कर दे, स्टॉक ही ना दे या इस तरह का कोई मसला हो, ठीक है? और जो आपको सप्लायर कहेगा कि मैं इंस्पेक्शन अलाउ नहीं करता, उसके साथ हमने काम ही नहीं करना। परचेज़ ऑर्डर आपके पास हो पहले और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट आपके पास हो, फिर आपने उसके बाद इंस्पेक्शन टीम जब स्टॉक रेडी हो जाएगा फिर भेजनी है, ठीक है? और पूरी पेमेंट कभी भी नहीं करते होते हैं हम, उसको 30-40% 50% पेमेंट करते हैं और बाकी पेमेंट जो है वो डिलीवरी के टाइम पे होती है। जब वो आपकी डिज़ायर्ड लोकेशन के ऊपर डिलीवरी दे देता है और इंस्पेक्शन जो है वो उसके दौरान ही होती है। इंस्पेक्शन का मैंने पहले बताया था कि आपने जो उसका ये भी डिसाइड कर लेना है कि आप कितनी इंस्पेक्शंस जो हैं वो आपको अलाउ करेगा। एक इंस्पेक्शन के बाद आपको वो स्टॉक दोबारा बना के देगा, अगर वो गलत हो गई, दूसरी इंस्पेक्शन के अंदर मसला हुआ तो फिर दोबारा बना के देगा और तीसरी इंस्पेक्शन अगर गलत हो गई तो उसके बाद भी देगा या नहीं देगा। तो ये चीज़ें ये भी आपने पहले से डिसाइड कर लेना। प्रोडक्ट हंटिंग करके इसके बाद बारकोड बाय कर, हाँ जी, जब लिस्टिंग आप बनाते हो उससे पहले आप बारकोड बाय करते हैं। अच्छा जी, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शंस, रिव्यू ऑफ द ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। जो फुल इंस्पेक्शन है उसके अंदर एक-एक प्रोडक्ट को वो चेक करेगा और जो आपकी स्पॉट रैंडम इंस्पेक्शन है वो उसमें अराउंड 10% ऑफ इन्वेंटरी वो चेक करते हैं। अब इसके रेट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। फुल इंस्पेक्शन का रेट कोई और होता है और रैंडम इंस्पेक्शन का वो अलग है। और क्यूसी इंस्पेक्टर जो क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर है वो चेक क्या करते हैं, तो आपकी वो क्वांटिटी वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद वो कन्फर्मिटी चेक करेंगे, उसका स्टाइल, कलर, लेबल, पैकिंग, शिपिंग ये सब चेक करेंगे, वर्कमैनशिप चेक, अपीयरेंस एंड बेसिक फंक्शन देखेंगे उसका, और फंक्शन चेक मोर इन डेप्थ फंक्शनैलिटी कि वो काम भी कर रही है चीज़ या नहीं कर रही। अगर कोई मैकेनिकल चीज़ है तो ठीक है, उसके अंदर ब्रेकेज या इस तरह के कोई मसले तो नहीं है। फिनिशिंग उसका पेंट या उसकी जो लुक है वो ठीक है, नहीं उसके साइज़ेज़ वो ये सब कुछ चेक करें, ठीक है? अच्छा, आपके पास जो इंस्पेक्शन है वो हम कहाँ से करवाते हैं? इंस्पेक्शन के लिए अली बाबा के ऊपर ही एक तो आपको लोग मिल जाते हैं, ठीक है? जो कि क्वालिटी इंस्पेक्शन करते हैं। आप वहाँ से को देख सकते हैं। लेकिन उनकी रिलायबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप इंस्पेक्शन लिखें। अच्छा, इसके अलावा आपको फाइवर अपवर के ऊपर भी लोग मिलते हैं, जो कि इंस्पेक्शन करते हैं आपको। चाइना में है, जैसे कुछ स्टूडेंट हैं पाकिस्तान के पीएचडी करने गए हुए हैं, तो वो इस तरह के काम कर लेते हैं कि भई वो 1 दिन लगा के कहीं पे दूसरे सिटी जाना है और वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन करके आ जाते हैं, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे ये इंस्पेक्शन कंपनी, ये भी किसी के प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन सर्विस 11 इयर्स हो गए हैं इसको। ये क्या है? 3 डायमंड इसको मिले हुए हैं। यहाँ पे फिर अगेन वही क्राइटेरिया आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इंस्पेक्शन में कि आप देखें कि वो गोल्ड सप्लायर है, वेरिफाइड है, क्या-क्या है उसके पास, ठीक है? एक तो ये हो गया एक, और इसके अलावा कुछ कंपनीज़ हैं, जैसे
कीमा है कंपनी एक, कीमा, कीमा पता नहीं किस तरह की स्पेलिंग है। ये वाला कीमा है जी, ये क्वालिटी वाला कीमा है, वो वाला कीमा नहीं है। कीमा.com, ये भी आपको स्मार्ट सॉल्यूशंस टू मेक प्रोडक्ट्स एंड कंज्यूमर्स कैन ट्रस्ट, ये भी आपको इंस्पेक्शन करके देंगे। ठीक है, ये थोड़े महंगे इंस्पेक्शन वाले हैं और अच्छे वाले हैं, और थोड़े से महंगे भी हैं। ठीक है, यहाँ पे आप उनको बता देते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ें आपने चेक करके बतानी है, और इन्होंने खुद भी लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर इनको कहा जाए कि आप टेक्सटाइल्स एंड फैब्रिक, उसके अंदर क्या-क्या इंस्पेक्शन करते हैं ये देखिए, वी ऑफर द फॉलोइंग फिजिकल एंड मैकेनिकल टेस्ट टू असेस द क्वालिटी ऑफ योर टेक्सटाइल्स, परफॉर्मेंस, एब्रेजन और फाइलिंग, Martindale ICI, dimensional stability, torque, shrinkage, elongation, stretch, recovery, weather testing, thermal and water vapor resistance, burn test, इसके अलावा stiffness and bending, seam strength, tearing strength, thickness, compression, ये सारी चीजें आपको ये करके देंगे। कितने में करके देंगे जी? वो कह रहे हैं कॉन्टेक्ट अस फॉर प्राइसिंग, हमसे राब्ता करें, हम आपको बताएंगे हम आपसे कितने पैसे लेंगे। ठीक है, उनसे कॉन्टेक्ट अस करके फाइंड कीमा कॉन्टेक्ट नंबर, और क्या है यहाँ पे इन्होंने प्राइसेस दी नहीं हुई है, कंपनी कंपनी पॉलिसीज, वेबिनार इन द प्राइस ऑफ सैंपल रिक्वेस्ट रेगुलेटरीज। अच्छा, ये सारे ऑन साइट इंस्पेक्शन करते हैं, रिमोट इंस्पेक्शन, प्रोडक्ट टेस्टिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, रिमोट सैंपल अप्रूवल, प्री कस्टम्स क्लियरेंस इंस्पेक्शंस, ethical audit, structural audit, environmental audit, factory sanitation audit, worker voice services, बहुत सारे काम करते हैं भाई ये बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन हमें जो है वो उसकी ऑन साइट इंस्पेक्शन चाहिए सिर्फ, या मे बी अगर आपकी कोई इस तरह की कोई कॉम्प्लेक्स है तो आपको टेस्टिंग भी चाहिए हो। 200 तक कर देते, 200, हाँ 200 $250, इन्वेंट्री पे डिपेंड करता है ना, आपको फिक्स कह नहीं सकते, आपकी इन्वेंट्री पे टोटली डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम इतना ही है इनके, $200-250 ये मिनिमम लेते हैं। ठीक है, अब आपकी इन्वेंट्री आगे देखनी पड़ेगी, 1000 यूनिट है, 5000 यूनिट है, 10,000 यूनिट है, उसके हिसाब से उनका रेट डिफरेंट होता है। पाकिस्तान में क्वालिटी कंट्रोल सर्विसेज का वर्क नहीं हो सकता, क्या मतलब ये, कहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल कर आपने करना है? ये होता ये है कि जब आपका स्टॉक रेडी हो जाता है ना, स्टॉक आपका रेडी हो जाता है, सप्लायर आप कहता है आपका सामान रेडी है, इट्स रेडी फॉर द शिपमेंट, तो आप उसको कहते हैं कि भाई मैं इंस्पेक्शन टीम भेज रहा हूँ, वो चेक करेगी, फिर आप उसको शिपमेंट करेंगे। ठीक है, तो वो उसी टाइम इंस्पेक्शन टीम जाके और उसकी मौजूदगी में भी आप इनसे भी बात कर सकते हैं कि जो शिपमेंट आप करवाएं, आप चेक करके उसी टाइम शिपमेंट भी करवा के आए। हाँ जी, आपको वीडियोस देंगे, तस्वीरें देंगे, एक एक चीज को चेक करते हुए तस्वीरें देंगे उसकी। एफबी लाइव नहीं, और कुछ वो लाइव कर सकते हैं आपको, एफबी लाइव तो नहीं, ऑफिशियल एक वो है, वो ये एक इंडिविजुअल अगर आप कोई हायर करते हैं ना, आप किसी इंडिविजुअल को हायर करते हैं तो उसको आप फिर उससे जो मर्जी करवा लें। अगर आप इस तरह की कंपनी को हायर कर रहे हैं तो वो तो अपने प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे जो उनके हैं, वो उन्हीं एसओपीज के ऊपर आपसे काम करेंगे। आप उन्हें कहेंगे भी लाइव वीडियो चैट पे आ जाओ, व्हाट्सएप पे आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, ऐसे तो नहीं होगा। लेकिन इंडिविजुअल को हायर करते हैं तो उसमें फिर आप ये इस तरह के सारे शौक पूरे कर सकते हैं। टीटीआई लैब्स, अच्छा वो इंस्पेक्शन पाकिस्तान में अच्छा ये तो है, इधर काफी सारे कंट्रीज में ना ये काम कर रहे हैं, ये कीमा वाले पाकिस्तान में है ये, पाकिस्तान में नहीं है, हाँ इंडिया में है, देखिए पाकिस्तान में नहीं है।
पाकिस्तान में कोई आप लोगों में से कोई अपना कीमा बना ले, ठीक है? यहाँ पे आपकी गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद और जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, कराची जहाँ पे लोग कर रहे हैं ऑर्डर बाहर से, उनको भी तो इंस्पेक्शन चाहिए, ठीक है? तो आप लोगों में से कोई सर्विस इस तरह की बना सकता है, उसको दे सकता है। प्रोसीजर क्या है भई? प्रोसीजर आपने फ़ॉलो करें इनको, वेबसाइट बनाएँ, ठीक है? वेबसाइट बना के अपना सारा कुछ लिखें, ये सर्विसेज़ हम प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए आप अपनी जो अगर आपको कोई सर्टिफ़िके आप टेस्टिंग बनाना चाहें, टेस्टिंग जो है वो ज़रा मुश्किल काम है, उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, आपको सर्टिफ़िकेशंस चाहिए इंटरनेशनल, और टेस्टिंग काफ़ी मतलब एक कैपिटल इंटेंसिव काम है। लेकिन इंस्पेक्शन जो क्वालिटी इंस्पेक्शन है, नॉर्मल क्यूसी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कह रहा है कि मुझे सिर्फ़ जो है मैंने भेजना है, मँगवाना है वहाँ से, क्या कहते हैं, बॉक्सिंग ग्लव्स मँगवाने हैं, तो वो मुझे चेक करके बताएँ भई कि जितने यूनिट्स आ रहे हैं, यूएस में बंदा बैठा हुआ है, 5000 बॉक्सिंग ग्लव्स मँगवा रहा है सियालकोट से। तो उसको उस 5000 जो बॉक्सिंग ग्लव्स हैं उसकी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवानी है। एक तो फैक्ट्री वाले खुद करते हैं ना, एक उसको बाहर से किसी कंपनी से करवानी है, किसी रिलायबल कंपनी से करवानी है, ठीक है? तो उसके लिए फिर आपको उन उसको देखना पड़ेगा कि उनको क्या-क्या चीज़ें उसके अंदर चेक करवानी है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा वाक़ई कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं इसको कह रहा हूँ कि आप कॉम्प्लेक्सिटी आती है टेस्टिंग के अंदर। आप उसमें टेस्टिंग के अंदर ना पड़े ना इनिशियली। टेस्टिंग के अंदर ना पड़े, सिर्फ़ इंस्पेक्शन की फिज़िकल इंस्पेक्शन, इसमें काउंटिंग हो गई, स्टॉक चेक हो गया, स्टॉक पूरा है, कार्टन पूरे हैं, कार्टनों के अंदर जितने-जितने नंबर लिखे हुए हैं वो पूरे हैं और हर नंबर के ऊपर कोई फटा हुआ तो नहीं है, कोई इसके ऊपर स्टेन तो नहीं है, ठीक है? और कोई लेदर खराब तो नहीं है। इस तरह की इंस्पेक्शन मतलब वो फिज़िकल जो है वो तो की जा सकती है। टीटीआई तो टेस्टिंग लैब है ना भई, वो तो टेस्टिंग कर रहे हैं डिटेल में। उनके पास तो इक्विपमेंट है और वो बड़े लेवल पे टेस्टिंग टेस्टिंग कर रहे हैं। हमने टेस्टिंग तो करनी नहीं है, सिर्फ़ इंस्पेक्शन करनी है, फिज़िकल इंस्पेक्शन। वर्क पाकिस्तान में ऐसे हो सकता है कुछ, ताकि यहाँ मैप में पाकिस्तान का भी ये आपको कीमा वालों से बात करनी पड़ेगी, मुझे तो नहीं पता। ये यासूबुल हक साहब, मैं यही कह रहा हूँ कि भई आप इसको छोटे लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने सारी पूरा सेटअप, पूरा जो टेस्टिंग इक्विपमेंट है, वही आपने बनाना है। आप स ये अब ये इतनी सारी सर्विसेज़ जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है आपने सारी ऑफ़र करनी है तो फिर ही आपका काम शुरू होगा। आप सिर्फ़ एक इससे भी तो कर सकते हैं, सिर्फ़ इससे तो कर सकते हैं, रिमोट इंस्पेक्शन से, ठीक है? आप प्रोडक्ट टेस्टिंग ना करें। प्रोडक्ट टेस्टिंग आप उसको मतलब वो चला के वहाँ से देख लें। आप उसके जो मटीरियल टेस्टिंग है वो ना करें, तो पॉसिबल है। चलें इसमें कहाँ पे हम कीमा के ऊपर निकल गए। यहाँ से ये हो गया इंस्पेक्शन। अच्छा, इन्वेंटरी स्टोरेज फ़ी जो है वो आपको किधर गया? खुल जाए भई। आपको मैंने बताया था, एक तो रेफरल फ़ी आपने पे करनी होती है, व्हिच इज़ अराउंड 15% ऑफ द सेलिंग अमाउंट। एक आपको जो एफबीए फ़ी, जो शिपमेंट फ़ी होती है अमेज़न से, जो मतलब शिपमेंट शिपमेंट हैंडलिंग की फ़ी लेता है अमेज़न, एक आपको वो पे करनी होती है। एक आपकी इन्वेंटरी स्टोरेज फ़ी होती है। एक आपकी इन्वेंटरी स्टोरेज फ़ी होती है, जो आपने अमेज़न के वेयरहाउस में इन्वेंटरी रखवाई हुई है, जो वहाँ आपने स्टोरेज की हुई है, एक उसकी फ़ी होती है, जो कि आपके टोटली प्रोडक्ट के नंबर्स पे, उसके वॉल्यूम पे, वेट पे
ज़्यादातर वॉल्यूम पे ही वो डिपेंड कर रही होती है। ठीक है। अच्छा जी, ये आपको क्या है, बिटवीन द 7th एंड 15th डे ऑफ द मंथ आपको ये फी चार्ज होती है, डिडक्ट होती है आपकी। और इसका रेट जो है इट्स बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट टाइप, साइज, टियर एंड टाइम ऑफ ईयर। अच्छा, ये डिफरेंट टाइम्स ऑफ ईयर में भी डिफरेंट होती है। Q4 में आपकी इन्वेंटरी स्टोरेज फी ज़्यादा हो जाती है, Q1 2 3 में कम होती है। Q4 होता है Q4, जो आपके साल के आखिरी 3 महीने होते हैं उसको Q4 कहते हैं, Q4। पहले 3 महीनों को जनवरी, फरवरी, मार्च Q1, और अप्रैल, मई, जून Q2, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस तरह से ये आपके जो है ना, हाँ, 3-3 महीनों का ये क्वार्टर होता है। अच्छा, किस तरह से कैलकुलेट होती है आपकी इन्वेंट्री स्टोरेज फी? आपकी प्रोडक्ट साइज से, मंथ कौन सा है उससे, प्रोडक्ट का वॉल्यूम कितना है, एवरेज डेली यूनिट्स आपके कितने रिटेन कर रहे हैं वेयर हाउस में अमेज़न के पास, और उसकी डेंजरस गुड्स क्लासिफिकेशन स्टेटस क्या है, वो डेंजरस गुड्स के अंदर तो काउंट हो रही है नहीं हो रही। ठीक है। यहाँ पे ये एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, ये तो पहले आप रेट देख लेना कि जो नॉन डेंजरस गुड्स हैं, जो कि डेंजरस गुड्स नहीं है, नॉर्मल चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपकी टेक्सटाइल है, लेदर है, किचन आइटम है, जो भी कोई स्पोर्ट्स की आइटम है, उसका आपका रेट है जनवरी से सितंबर तक $0.75 पर क्यूबिक फुट। ठीक है। और $0.48 पर क्यूबिक फुट अगर वो ओवर साइज है। ठीक है। उसका साइज ज्यादा है तो 0.48 है, अगर स्टैंडर्ड साइज है 0.75 है। और अक्टूबर से दिसंबर में उसका रेट है $2.4 पर क्यूबिक फीट और $1.2। ठीक है, मतलब ये थ्री टाइम्स से भी ज्यादा मेरे ख्याल हो रहा है। मोर देन 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है आपका जो इन्वेंट्री स्टोरेज फी है Q4 में, आखिरी क्वार्टर में साल की, क्योंकि स्टॉक ज्यादा होता है सब लोगों का, कंपटीशन ज़्यादा होता है, और उनको काम भी ज़्यादा करना पड़ रहा होता है वेयर हाउस वालों को, इसलिए उन्होंने रेट इसके बढ़ा दिए। ये निकालते किस तरह से हैं आप इसकी फ़ी, ये देखें कैलकुलेशन। 100 एवरेज यूनिट्स, एक मिनट इसको मैं ज़ूम करूँ। 100 एवरेज यूनिट्स पर मंथ अगर आपके रह रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई होंगे इससे 0.05 क्यूबिक फीट पर यूनिट। ये रेट है इसका पर यूनिट, जो आपकी ये, हाँ, पर यूनिट रेट आपका 0.05 है, तो 0.05 से मल्टीप्लाई, ये उसका, सॉरी, वो वॉल्यूम है आपकी जो आइटम है ना, उसका वॉल्यूम है 0.05 एक क्यूबिक फीट में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.75 से, पर क्यूबिक फीट आपका जो रेट है, तो ये आपकी 100 यूनिट्स की मंथली जो स्टोरेज फी है वो निकल आएगी $3.75 मंथली आपको पे करना पड़ेगा स्टोरेज फी। ठीक है। तो जितना आपकी आइटम का वॉल्यूम ज्यादा होगा, उतना उसकी स्टोरेज भी ज्यादा हो जाएगी। यासूबुल हक साहब, आप कहाँ पे हैं, कौन से शहर में हैं? घर में है, अच्छा अच्छा अच्छा। आपको तो बड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा अभी, इधर कहाँ पे, गुजरांवाला है, सियालकोट है, फैसलाबाद है ना, बहुत दूर होगा, लेकिन हाँ, आपका एक्सपीरियंस है तो उसमें कर लें। ठीक है जी, आप लोगों की असाइनमेंट है, असाइनमेंट सुन लें। असाइनमेंट क्या है आपकी? आपने जो जो प्रोडक्ट्स आपने हंट किए हैं, आपने उनकी जो है वो, उसके लिए 10 सप्लायर्स ढूंढने, शॉर्टलिस्ट करने। उन 10 सप्लायर से आपने कोटेशन लेनी है,
और कोटेशन लेने के बाद आपने उनमें से 3 सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट करना है ऑन द डिफरेंट फैक्टर्स जो हमने सारे डिस्कस किए हैं लेक्चर में, ठीक है? और उसके अंदर से कोई एक सप्लायर आपने फाइनल करना है। 10 सप्लायर्स के साथ बात करके और उनका दिमाग खा के उसमें से कोई एक सप्लायर आपने फाइनल करना है, ठीक है? हाँ जी, स्लाइड्स में शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने इसीलिए कहा है कि जिन लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग कर ली है वो वाले लोग ये करें, क्योंकि बाकियों से मुझे उम्मीद ही नहीं है ना। जिन्होंने अभी तक प्रोडक्ट हंट नहीं की वो आगे क्या करेंगे? वो तो बेचारे आते हैं, हाजिरी लगवाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है? तो जिन्होंने कर ली है प्रोडक्ट हंटिंग, मतलब द पीपल हू आर रियली इंटरेस्टेड और जो एफर्ट करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, सीरियस ले रहे हैं, तो वो ही आगे करें। बाकी ज़हमत ना करें, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? हाँ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसको घर में रख लेंगे, सजा लेंगे, यूज़ करती है। ठीक है जी, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होती है आप लोगों से और आप असाइनमेंट जो अगर कुछ सीरियस हो गए हैं, अभी सीरियस हो गए हैं, तो वो लोग प्लीज़ आप हाँ, आरएफक्यू से कर लें या वैसे सर्च कर लें। आपने जो अपनी जो प्रोडक्ट आपने फाइंड की है, आपने उसके 10 सप्लायर्स के साथ बात करके और या आपने डिफरेंट वेबसाइट्स भी यूज़ करनी है। आपने सिर्फ अलीबाबा को नहीं लेना। आपने जो आपको 10 प्लेटफ़ॉर्म्स बताए हैं, आपने स सबको जो है वो सर्च करना है। सिर्फ अलीबाबा के पीछे नहीं आपने पड़ना। आपने 1688 को एक्सप्लोर करना है, ग्लोबल सोर्सेज़ को करना है, बाकी सबको भी देखना है। और इवन सबसे पहले काम आपने जो ये करना है कि आपने देखना है कि आपको वो यूएस की अगर प्रोडक्ट है, तो यूएस में से ही मिल सकती है और यूएस में से अगर मिल सकती है, तो वहाँ से कितने की मिलेगी? आपकी सबसे पहली जो प्रायोरिटी वो होनी चाहिए। हाँ, आपकी प्रोडक्ट का वो देखा था मैंने शायद सुबह ही उसका प्रॉफ़िट का मसला है, 12% है। आप उसको देख लें, कोई और ढूँढ लें। ठीक है जी, इंशाल्लाह मुलाकात होती है मंडे को। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।